नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी जेई का जो एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सर अभी तो इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इन द स्टार्टिंग ऑफ 2024 और इन द एंडिंग दिसंबर ऑफ 2023 इसका नोटिफिकेशन जरूर आएगा, क्योंकि देखो अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले ये वैकेंसी का आना बिल्कुल बिल्कुल बनता है। तो बस इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं किस तरीके का ये एग्जाम होता है। लास्ट टाइम जब ये एग्जाम हुआ था उस समय में क्या परिस्थितियां थी, कितनी वैकेंसी थी और क्या पैटर्न रहता है इस एग्जामिनेशन का। क्योंकि देखो यार, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो चल रही है। कभी एसएससी का पेपर चल रहा है, कभी स्टेट बोर्ड का पेपर आपका चल रहा है, तो प्रिपरेशन आपकी चल रही है। अगर आप प्रिपरेशन में अपने पूरे दिन में से थोड़ा सा समय आरआरबी की प्रिपरेशन के लिए भी अगर दे देते हैं तो आपका जब एग्जाम आएगा तब तक आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि काफी आसानी से आप अपने एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लेके आया हूं आप लोगों के लिए, और उम्मीद करूंगा कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगी। ठीक है, तो चलते हैं हमारे इस पूरे के पूरे इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। लास्ट ईयर में अगर हम बात करें कितनी वैकेंसी यहाँ पर आई थी तो उसकी बात कर लेते हैं। मैंने अलग अलग पोस्ट के बारे में यहाँ पे बता रखा है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट देखे तो 12,844 यहाँ पर टोटल पोस्ट थी। 2019 की हम बात कर रहे हैं, 2019 में लास्ट वैकेंसी हमारे पास यहाँ पर आई थी दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें सर कि जेई की पोस्ट आपने बता दी कितनी, 12,800 के आसपास है। जेई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जी हाँ दोस्तों, जेई इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 29 पोस्ट यहाँ पर है। डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की डीएमएस की 227 एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की सीएमएस की 387 टोटल पोस्ट यहां पर आई है। 13,487 यहां पर पोस्ट आपकी टोटल हमको दिख रही थी, जो कि पिछली बार एग्जामिनेशन के 2019 वाले एग्जामिनेशन में हमारी आई थी। इन सभी जो हमारी अलग अलग पोस्ट है जिनका एग्जामिनेशन एक साथ होता है आरआरबी के अंतर्गत, उनके लिए हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट, डिप्लोमा या फिर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखते हैं, डिप्लोमा और डिग्री इन इंजीनियरिंग रखते हैं, इलेक्ट्रिकल नहीं, क्योंकि हर एक ब्रांच वाइज की अलग अलग से वैकेंसी पता चलती है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की। अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया गया है इंजीनियरिंग में इन द रिलेवेंट स्ट्रीम, तो फिर आप एलिजिबल होंगे जेई के एग्जामिनेशन के लिए। डेपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग, वो सेम उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है। नेक्स्ट अगर बात करें जेई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो बीटेक अगर आपने कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से किया हुआ है तो फिर आप एलिजिबल होने वाले हैं। मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए डिग्री इन साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी थी जो कि हमने देखी। तो मेजरली ये टेक्निकल कोर्सेज है, टेक्निकल वैकेंसीज हैं, और डिग्री एंड डिप्लोमा यहां पर एलिजिबिलिटी मुझे पता चल रही है। क्लियर बात है बेटा। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कौन कौन से एलिजिबिलिटी हमारी होने वाली है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 18 ईयर्स और 33, तो 18 से 33 की रेंज में अगर आप हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे इसके एग्जामिनेशन के लिए। ये जो रेंज बताई है मैंने, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। जो अपर एज है उस पर रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक बात है बेटा। आगे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने बताया कि पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, फिर हमने बताया कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहती है, क्या डिग्री आपके पास होनी चाहिए, क्या डिप्लोमा डिग्री जो भी है आपके पास। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। देखो, यहां पर जो एग्जामिनेशन होता है ये 4 चरणों में होता है, 4 अलग अलग स्टेप्स है इस एग्जामिनेशन के। जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेज है सीबीटी। सीबीटी क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और यहां पर ये जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है सीबीटी 1, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब सीबीटी 1 आपने क्लियर कर लिया तो उसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ में नहीं ऐड होंगे। इसका मतलब उसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ में नहीं ऐड होंगे। सेकंड स्टेज बता रहा है सर सीबीटी, दैट इज अ सीबीटी 2। अब सीबीटी 2 में जितना आपकी रैंक आएगी, जितने आपके मार्क्स आएंगे, उसी आधार पे आपकी फाइनल कट ऑफ
निकलेगी। क्लियर बात है बेटा। सीबीटी 2 में जितने आपके मार्क्स आएंगे उसी आधार पे आपकी फाइनल कट ऑफ निकलेगी। सीबीटी 2 तक पहुंचने से पहले आपको सीबीटी 1 क्लियर करना जरूरी होता है, क्योंकि सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इतना समझ में आ गया। तो अच्छा, ये सीबीटी 1 तक तो ठीक है, उसके बाद चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपकी अच्छी रैंक आ गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप निकल ही जाओगे, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि रेलवे बोर्ड ऐसा बोर्ड होता है जहां पर मेडिकली आपको फिट होने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके हर तरीके से आपकी टेस्टिंग होती है कि आईज में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कलर में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो मेडिकल एग्जामिनेशन काफी अच्छे तरीके से वहां पर होता है। ठीक है ना दोस्तों। आगे बात करते हैं, ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस की। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न। जो सीबीटी 1 है, जो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर मैं बात करूं कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, तो मैथमेटिक्स है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहते हैं, 30 मार्क्स का ये होता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं, 25 मार्क्स का ये होता है। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, और जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का यहां पर है। टोटल 100 मार्क्स में से आपकी यहां पर कट ऑफ निकलेगी, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, अभी तक यहां पे टेक्निकल का कुछ भी सिलेबस नहीं आया है, टेक्निकल के बारे में कुछ भी नहीं पूछा बोला गया है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ यहां पर जनरल पेपर है फर्स्ट स्टेज वाला। ठीक है ना। सेकंड बात करते हैं, सेकेंडली जो हमारा सेकंड स्टेज है जिसके आधार पे मेरिट निकलेगी, उसमें देखते हैं। तो पहला है जनरल अवेयरनेस है, 15 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के। फिर उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। फिर उसके बाद बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। फिर उसके बाद एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। 50 क्वेश्चन तो हो गए 50 मार्क्स के। उसके बाद अब देखो यहां पे जिससे फाइनल कट ऑफ निकलेगी, टेक्निकल एबिलिटी, अगर सिविल से हो तो सिविल का पूछेंगे, इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल का पूछेंगे, और अगर मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल का पूछेंगे। टेक्निकल एबिलिटी 100 मार्क्स, तो मेजॉरिटी यहां पर कौन है? टेक्निकल है, क्योंकि 150 में से कितना 100 मार्क्स तो टेक्निकल ही अकेला लेके जा चुका है। 120 मिनट का आपका ये पेपर होने वाला है दोस्तों। तो ये बात हो गई सीबीटी 2 की। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 3 ब्रांचेस हैं जहां पर ये वैकेंसी निकलेगी, काफी अच्छे अमाउंट में वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग की निकलती है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लगभग बराबर से होते हैं। मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑन रेलवे बिल्डिंग सच एज एनक्रोचमेंट, रेलवे लैंड, स्टाफ क्वार्टर्स, तो इसके काम के ये जॉब प्रोफाइल है, जो आप खैर खुद भी पढ़ सकते हैं, इसको कहीं सर्च भी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन वर्क आपका होता है, एंड काफी सारी चीजें हैं जो आपको करनी होती है इस जॉब में जाने के बाद में। इसी तरीके से मैकेनिकल के लिए भी क्या क्या काम होते हैं ये आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सबस्टेशन के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, ओवरहेड OHE के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ये सब इसकी मेंटेनेंस का काम आपका होता है। तो ये सब चीजें आपको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार क्या काम करना है, क्योंकि अभी तो पूरी मेहनत लगा दी आपने सिलेक्शन पाने में, वहां जाके सोचोगे अरे क्या करें। ठीक है ना। चल नेक्स्ट आगे बात करते हैं सर, सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी काफी ज्यादा अच्छी सैलरी होती है। ये अच्छी सैलरी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप यहां पे देखोगे सर 35,400, पर देखो ये सिर्फ 35,400 नहीं है। अगर मैं मोटा मोटी आपको बताऊं कि 35,400 पे आज की तारीख में 45% तो डीए ही मिल रहा है। डीए क्या होता है? डियरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता हिंदी में बोलते हैं इसको। उसके बाद 9%, अगर मैं टियर 3 सिटी की भी बात कर लूं तो 9% आपको HRA मिलता है, 9% HRA। अगर आप किसी अच्छी सिटी में है, टियर 2 सिटी में है, तो वहां पे यही HRA 18% होता है। और टियर 1 सिटी में, जो कि 5 टियर 1 सिटी है हमारे पास, आई थिंक 5 या 4, तो वहां पे 27% ये HRA मिल जाता है। इसी के साथ साथ बहुत अलग अलग टाइप के अलाउंसेस, जैसे मेडिकल अलाउंस हो गया, और फैमिली के अकोमोडेशन अलाउंस, या फिर कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती है। डीए ऑन टीए ये भी मिल जाता है। तो ये जो सैलरी है ये काफी हद तक 60,000 पर मंथ इन हैंड के आसपास पहुंच जाती है। नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ ठीक ठाक इतनी सैलरी आपको मिल जाती है। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है। बस अब दिक्कत किस चीज की है? जज्बा आपके पास होना चाहिए।
कि आप इस जॉब को क्लियर कर पाएं आगे जाकर जब ये वैकेंसी आने वाली है। आज से ही थोड़ा थोड़ा समय अगर आप निकाल कर लगते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी के लिए, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। और इसी के साथ साथ ना आपके बाकी एग्जाम भी क्लियर होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो क्या है, नॉन टेक्निकल पोर्शन है, टेक्निकल पोर्शन है, काफी बाकी एग्जाम्स में भी काफी हद तक इसी तरीके की चीजें पूछी जाती है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आरआरबी जेईई या फिर किसी भी इस तरीके के एग्जामिनेशन के लिए, तो उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को इंजीनियरिंग सेक्शन में जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज और बहुत ही कम प्राइसेस में, स्टूडेंट फ्रेंडली प्राइसेस में वहां पे रखे गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वहां जाकर निराशा नहीं होगी। लास्ट एक बात हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोगों ने मेंस बैच यहां पर प्रोवाइड कराया है, मेंस एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच, जो कि यहां पर इतने रुपए का है, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई है एसएससी जेईई 2022 के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो मेरे एंड से इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो के अंदर आपको बहुत बेहतर जानकारी मिली होगी अबाउट द आरआरबी जेईई एग्जामिनेशन, एंड आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि यार ऐसा एग्जामिनेशन है, ये पैटर्न है, ये स्थिति है इस पूरे एग्जामिनेशन की, तो किस तरीके से मैं अपनी अप्रोच रखूं कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊं जब ये आएगा, और बैंग ऑन बिल्कुल इसको मैं क्लियर कर जाऊंगा। ठीक है ना बेटा? तो मिलते हैं इसी तरीके के कुछ और खास इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।